गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जो हमारा इकोलॉजी का सेक्शन चल रहा है इसी में आज हम आगे बढ़ते हैं। और लास्ट हमारी जो क्लास रही थी वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था कि जो सर्वाइसिव कार्ब्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और तीनों कार्ब्स के बारे में आप लोगों ने डिटेल में वहाँ पे समझ भी लिया था। अब आपके सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, एज स्ट्रक्चर पिरामिड। हम इसको डिस्कस करते हैं। एज स्ट्रक्चर पिरामिड्स। हालांकि आप लोगों ने पिरामिड्स को जब आपने फूड चेन्स वगैरह पढ़ी थी, एनर्जी फ्लो वगैरह पढ़ा था, बायोमास वगैरह पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बातें की थी। वो एक्चुअल में इकोसिस्टम से जुड़े हुए पिरामिड्स थे। थोड़ा सा ध्यान देना, जो आपने नंबर का पिरामिड डिस्कस किया था, बायोमास का पिरामिड डिस्कस किया था, या एनर्जी का पिरामिड डिस्कस किया था, वो पिरामिड थे इकोसिस्टम के साथ कंसर्न पिरामिड्स। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है पॉपुलेशन इकोलॉजी। हम यहाँ पे इकोसिस्टम की बातें नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं पॉपुलेशन की। तो सबसे बड़ा ध्यान आपको यही रखना है कि हमारा यहाँ पे जो फोकस है वो पर्टिकुलर कहाँ चल रहा है, पॉपुलेशन पे हमारा फोकस चल रहा है। तो अब हम जो पिरामिड्स की बातें करेंगे ये पिरामिड्स पॉपुलेशन को लेकर के हैं। और जैसा कि पॉपुलेशन के बारे में हमने काफ़ी बार बातें कर ली हैं, तो आप आराम से जानते हैं कि पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है। पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो एक स्पीसीज के होते हैं, एक ही स्थान पे पाए जाते हैं और एक निश्चित समय पे हम उसके ऊपर कंसिडर कर रहे होते हैं। इसके बाद में दूसरी चीज आती है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट एज स्ट्रक्चर, कि हम एज स्ट्रक्चर से क्या माने, या एज स्ट्रक्चर को हम कैसे समझें। एज के बारे में भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एज एक्चुअल में जो टोटल लाइफ स्पान होता है ऑर्गेनिज्म का, जो टोटल लाइफ स्पान होता है, यानी कि बर्थ से लेकर के और डेथ, इसका जो ड्यूरेशन होता है, इस टोटल ड्यूरेशन को हम बोलते हैं उसका जीवन काल, यानी कि उसका लाइफ स्पान। और लाइफ स्पान के अंदर पर्टिकुलर जो भी टाइम होता है कि हाउ मेनी ईयर्स और हाउ मेनी टाइम ऑर्गेनिज्म की बर्थ को हो गया, दैट हाउ मच जो अमाउंट जो होती है, मात्रा जो होती है, समय की जो मात्रा होती है, दैट इज डिनोटेड बाय एज ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। की बर्थ हुए जैसे 10 महीने हो गए तो उसकी एज 10 महीने है। किसी बैक्टीरियल केस के अंदर अगर ये 4 दिन का मामला है तो ये एज 4 डेज है। किसी एलिफेंट के मामले में ये 25 साल है, तो ऑब्वियसली ये 25 साल एज इस प्रकार से हम काउंट करते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग है बर्थ के बाद तक का जिसके ऊपर हमारा फोकस चल रहा होता है, और वो टाइमिंग हमारे पास कहाँ होता है, लाइफ स्पान के कहीं भी हो सकता है जहाँ पे हमारी बातें हो रही होती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का मतलब जैसे कि हम सिंपली जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, यानी कि जो उसका इंटरनल कंपोजिशन होता है, दैट इंटरनल कंपोजिशन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर पॉपुलेशन के लिए है। एज स्ट्रक्चर जो हमारी बातें हो रही हैं ये किसके लिए है, पॉपुलेशन के लिए। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से काफ़ी सारी बातें हम लगातार हमारी क्लासेस में करते रहते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सेवरल टाइम ये बात बताई है। और आपको हमेशा इन बातों को ध्यान रखना है कि इकोलॉजी के अंदर जो मेन चीज़ें जिनके ऊपर ये पूरा सब्जेक्ट डिज़ाइन होता है, या जिसके ऊपर ये पूरा सब्जेक्ट डिपेंड करता है, वो दो ही चीज़ें होती है। वन इज सर्वाइवशिप, कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे करते हैं, और सर्वाइव करने के बाद में उनका रिप्रोडक्शन, कि वो रिप्रोड्यूस किस प्रकार से कर रहे हैं। तो दो मेन चीजें हैं, वन इज सर्वाइवनेस एंड सेकंड इज रिप्रोडक्शन। तो इकोलॉजी की पूरी फील्ड, चाहे आप इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे आप इकोसिस्टम की बात करें, चाहे आप पॉपुलेशन की बात करें, या हम आगे जब फर्दर क्लासेज में जाएंगे तो वहाँ पे हमें कम्युनिटी की बातें भी करनी है। तो एवरीवेयर जहाँ भी हमारी बातें होती हैं, जहाँ भी हमारा पर्टिकुलर इकोलॉजी का कंसर्न टॉपिक चल रहा होता है, वहाँ पे हमारा केवल ध्यान यही होता है कि ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने को लेकर के बातें किस प्रकार की हैं, और उसके रिप्रोड्यूस करने को लेकर के बातें किस प्रकार की हैं।
अब इन दोनों पॉइंट्स को भी अगर हम देखें, अगर हम सर्वाइव और रिप्रोड्यूस, इन दोनों पॉइंट्स को, ये दो मेन पॉइंट हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी स्पीसीज, एवरी कम्युनिटी, हर जीव के ये दो बड़े लक्ष्य होते हैं। और देखा जाए तो सर्वाइव क्यों किया जाता है? सर्वाइव किया जाता है टू रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म सर्वाइव क्यों करता है? चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, जो भी आप एग्जांपल लेना चाहें, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव क्यों करता है? सर्वाइव का मतलब भी मैंने आपको लास्ट क्लासेस में जब सर्वाइव सिर्फ कार्ब्स की बातें हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि सर्वाइव का मतलब होता है अपने आप को डेथ से बचा लेना, कि डेथ नहीं होने देना, डेथ से अपने आप को बचा लेना। दिस इज द सर्वाइवनेस। तो सर्वाइव क्यों कर रहा है? डेथ से क्यों बच रहा है? डेथ होने नहीं देता है। डेथ से बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स के पास सेवरल एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, सेवरल फीचर्स पाए जाते हैं, उनका वो इस्तेमाल करता है, चाहे वो अपने फूड को लेकर के हो, चाहे वो किसी के साथ फाइट करने को या compete करने को लेकर के हो। तो लाइफ से जुड़े हुए जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने अडेप्टेशंस को यूज करता है और नेचर से, सराउंडिंग से, इकोसिस्टम से रिसोर्सेज को यूज करता है। और रिसोर्सेज को भी जब आप अपने ये जो जहाँ पे हमारी बात चल रही है, अगर आप उस पॉइंट से रिसोर्सेज को भी एक बार कनेक्ट करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि रिसोर्सेज को भी दो प्रकार से यूज करता है ऑर्गेनिज्म। सराउंडिंग में जो भी पाया जाता है जिससे वो अपनी किसी रिक्वायरमेंट की पूर्ति करता है, दैट ऑल थिंग्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज रिसोर्सेज। जैसे वो पानी पीता है तो पानी भी उसके लिए रिसोर्स है। जैसे वो किसी गुफा में छिप करके रहता है तो वो स्पेस भी उसके लिए रिसोर्स है। अगर वो किसी का शिकार करता है, प्रिडेशन करता है, या किसी को खाता है, या किसी को यूज करता है, तो दैट होस्ट, दैट प्रे, वो सब भी क्या है? उसके रिसोर्स हैं। अगर वो रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी अपोजिट सेक्स वाले ऑर्गेनिज्म को यूज करता है तो वो दूसरा ऑर्गेनिज्म भी उसके लिए क्या होता है? रिसोर्स होता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म की खुद की बॉडी के अलावा सब कुछ जो उसके बॉडी से अलावा बाहर पाया जाता है, हो सकता है कि वो उसके जैसा ही जीव है, हो सकता है कि वो किसी दूसरी स्पीसीज का जीव है, हो सकता है कि वो कोई नॉन लिविंग मटेरियल है, हो सकता है कि वो कोई क्लाइमेटिक फिनोमिना है। तो एवरीथिंग, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड एज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को भी हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको सर्वाइव करने के लिए यूज किया जाता है, जिनमें आपका बड़ा सारा ध्यान जाता है कि हम फूड को इसमें लेते हैं आराम से, कि जो फूड से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, जिससे भी अपने की फूड की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, दैट ऑल रिसोर्सेज दैट गो फॉर सर्वाइवनेस। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिनको ऑर्गेनिज्म अपने रिप्रोड्यूस करने के लिए भी यूज करता है। इसमें मोस्टली जिन चीजों को हम काउंट करते हैं दैट आर द रिप्रोडक्शन पार्टनर्स, कि रिप्रोड्यूस करने के लिए। और क्योंकि आप थर्ड ईयर क्लास में आ चुके हैं तो आप जानते हैं कि देयर आर सो मेनी मैकेनिज्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारी मैकेनिज्म्स आपने छोटी क्लासेज में पढ़ रखी हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, असेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, और सेक्सुअल के अंदर भी आपने पढ़ा है कि आइसोगेमी, अनाइसोगेमी एंड ooगेमी। और जब आप इन सारी चीजों को एक साथ देखते हैं और कुछ जेनेटिक्स की बातें आपने समझी हैं, उनको आप यहाँ पे साथ में जोड़ करके देखते हैं, तो वी हैव ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक वो चीज होती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी के अंदर बेस्ट इनपुट डालने के लिए इस मैकेनिज्म को यूज करता है, दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है, और मैंने आपको पहले बताया है कि ऑर्गेनिज्म इज नथिंग, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज एवरीथिंग। तो जेनेटिक मटेरियल क्या चाहता है? पहले से और अच्छा होना। उसके अंदर जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम्स है, जो जीनोम है, वो क्या चाहता है? पहले से और अच्छा हो जाऊं, पहले से और अच्छा हो जाऊं। तो दिस इज द टेंडेंसी कि हर बार और अच्छा होने की जो प्रवृत्ति है ये सीखा जाता है, एक्वायर्ड करैक्टर्स। आप एवोल्यूशन के अंदर जाते हैं तो वहां पे ऐसी बातें आती हैं। तो ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं है, उसके अंदर मटेरियल, दैट मटेरियल इज इलास्टिक, वो लर्न करता है, वो सीखता है एवोल्यूशन से।
अडेप्टेशन से, इंटरेक्शन से, इकोलॉजी में जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं, क्योंकि आपने इकोलॉजी के डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि इकोलॉजी में जीव अपने सराउंडिंग के साथ में इंटरैक्ट होता है, और इंटरेक्शन से जो भी उसके पास सीखा जाता है, उन सीखने वाली सभी चीजों को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। एंड दैट अडेप्टेशन, वो अडेप्टेशन उसके काम के हैं, नो डाउट, उसको सर्वाइव करने में, रिप्रोड्यूस करने में उसके काम आते हैं। लेकिन अगर वही अडेप्टेशन उसकी अगली पीढ़ी में पहुंच जाए तो उसकी अगली पीढ़ी के भी काम आते हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इन सीखी हुई चीजों को अपनी आगे वाली पीढ़ी में डालने की कोशिश करता है, और आगे वाली पीढ़ी में डालने के लिए उसके पास एक बेहतरीन मैकेनिज्म होती है। दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जहाँ पे गैमेट्स बनते हैं। और गैमेट बनना एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मैकेनिज्म ऑफ मियोसिस। कैसे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं। और मियोसिस वो मैकेनिज्म है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर से ही क्या होता है, जीन्स के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी होती है। जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं पहले से, और बेटर जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म, अंदर क्या चल रहा है वो मैकेनिज्म है। जीव क्या करेगा, ऑब्वियसली रिप्रोड्यूस करेगा। कौन से तरीके से करना चाहिए, नो डाउट उसको सेक्सुअल तरीके से करना चाहिए। सेक्सुअल तरीके से वो अकेला तो रिप्रोड्यूस कर नहीं सकता, उसको किसी पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। यस, पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, तो दैट विल बी ए रिसोर्स, दैट विल बी ए रिसोर्स। अब ये भी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म पैदा होते रिप्रोड्यूस कर सकता है, नो। ऑर्गेनिज्म ऐसा भी नहीं है कि वो उसकी डेथ होने वाली है तब वो रिप्रोड्यूस करेगा, नो। रिप्रोड्यूस करने के लिए भी प्रॉपर एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसकी, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, कुछ भी है, रिप्रोड्यूस करने का भी एक प्रॉपर पैटर्न है ऑर्गेनिज्म का। यानी कि ऑर्गेनिज्म की पूरी एज को अगर हम देखें, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि बर्थ से लेकर के डेथ तक ये टोटल इसका लाइफ है, दिस इज एंटायर स्पान, दिस इज कॉल्ड एज लाइफ। तो इस लाइफ में हालांकि मोटो तो वही है, लाइफ का मकसद तो यही है, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। एंड ये भी सही बात है कि सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस। सर्वाइव क्यों कर रहा है, टू रिप्रोड्यूस, यानी कि मुख्य जो लक्ष्य है वो क्या हो गया, बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स क्या चाहते हैं, दे वांट टू रिप्रोड्यूस। और यही चीजें जो स्टार्टिंग के अंदर जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने कहा भी था, और आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा भी है कि ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना चाहता है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि एलिफेंट बहुत सारे एलिफेंट प्रोड्यूस करना चाहता है, एक बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करना चाहता है, एक वायरस बहुत सारे वायरसेस प्रोड्यूस करना चाहता है। दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, कि लाइफ का अंतिम लक्ष्य या मुख्य लक्ष्य, या आप कह सकते हैं कि एकमात्र लक्ष्य यही होता है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं। तो इस लाइफ का अल्टीमेट लक्ष्य है रिप्रोड्यूस करना। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि रिप्रोड्यूस करते समय क्या बनेंगे, गैमेट्स बनते हैं। क्या बनेंगे, गैमेट। और गैमेट्स बनाने से पहले प्रॉपर एक डेवलपमेंट उसका होना चाहिए, और डेवलपमेंट होने का मतलब ये है कि उसके पास एक बॉडी होनी चाहिए। और बॉडी का मतलब ये है कि बॉडी इज ए बायोमास, बॉडी इज ए बायोमास। अब बायोमास है तो फिर आप सब समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे कि बायोमास तो एक एफिशिएंसी से आता है, कंजप्शन एफिशिएंसी, डाइजेशन एफिशिएंसी, एसिमिलेशन एफिशिएंसी, उसके बाद में उसके पास कुछ बचता है, दैट विल गो फॉर बायोमास, उससे उसका बॉडी बनता है। यानी कि रिप्रोड्यूस करना मकसद तो है, बट रिप्रोड्यूस करने से पहले क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, बायोमास इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि सरवाइव करना पड़ेगा, यानी कि सरवाइव करना पड़ेगा। तो हम लाइफ के मकसद को भी यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। लेकिन इकोलॉजी में एज स्ट्रक्चर पिरामिड की अगर हम बातें करें तो हम टोटल लाइफ के 3 टुकड़े कर सकते हैं। टोटल लाइफ के हम कितने टुकड़े कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड दिस टोटल लाइफ इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव, दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्शन से पहले जो एज होती है दैट इज कॉल्ड एज प्री रिप्रोडक्टिव।
प्री रिप्रोडक्टिव। बाहर आएंगे उनसे पूछ लेंगे। नंबर 2, that is called as reproductive, and number 3rd is post reproductive. पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो टोटल लाइफ को पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंस, क्योंकि हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का मतलब है संख्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज ए नंबर। और हमने पीछे बातें की थी कि ये जो नंबर है ये फ्लक्चुएट करता है, कभी नंबर बढ़ जाता है, कभी नंबर कम हो जाता है, और इस फ्लक्चुएशन को सभी एक समान रूप से प्रभावित नहीं करते। फ्लक्चुएशन के अंदर क्या देख रहे हैं हम कि जो रिप्रोडक्शन में भाग ले रहे हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज में है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज में है, वो रिप्रोडक्टिव एज वाले ही इस फ्लक्चुएशन के लिए काम करते हैं। यानी कि अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, नेटेलिटी होगी, वहां पे बर्थ रेट्स होंगी, कुछ न्यू इंडिविजुअल्स का बर्थ होगा, और बर्थ होगा तो पॉपुलेशन साइज में क्या होगा, इंक्रीजमेंट आता है। इसी प्रकार से वहां पे हमने ये भी बातें की थी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वाले वो डेथ में जाते हैं। डेथ तो एक अलग ही चीज होती है, वो एक अल्टीमेट एंडिंग होती है लाइफ की। लेकिन अगर पॉजिटिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और रिप्रोडक्शन का पॉपुलेशन से कनेक्शन, इन दोनों चीजों को अगर आप देखें तो पॉपुलेशन को रिप्रोडक्शन से जोड़ने का जो काम कर रहा है वो केवल एक निश्चित एज वाले ऑर्गेनिज्म करते हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में चल रहे होते हैं। तो किसी भी पॉपुलेशन के हम 3 टुकड़े कर सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास 100 रैबिट है। क्या है हमारे पास, 100 खरगोश हैं, 100 रैबिट, राइट। इन 100 रैबिट्स को हम इनकी प्री रिप्रोडक्टिव, यानी कि जो बहुत छोटे हैं, मान लीजिए कि 30 ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, अभी कुछ वीक के ही हुए हैं, 1 वीक के, मान लीजिए। इसके बाद में मान लीजिए कि 20 यहाँ पे ऐसे हैं जो काफी बूढ़े हैं, यानी कि वो काफी एज्ड हो गए, और बाकी बचे हुए ऐसे हैं जो अभी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इनको डिवाइड कर दिया है। 100 थे हमारे पास, दैट 100 इज एन, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन थी, दिस इज एन इज इक्वल टू 100। बट एज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि 100 के 100 सारे एक उम्र के तो है नहीं, और एज को भी हमने 3 प्रकार से लिया, रिप्रोडक्शन से पहले वाली एज, रिप्रोडक्शन से बाद वाली एज। इनको आप ऐसे समझे, प्री रिप्रोडक्टिव फेज में ऑर्गेनिज्म मैच्योर नहीं हुआ होता है, यानी कि उसका बायोमास जितना रिक्वायर्ड है रिप्रोड्यूस करने के लिए, बॉडी साइज जितनी रिप्रोड्यूस करने के लिए होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है, तो तब तक ऑर्गेनिज्म होगा प्री रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। इसके बाद में जब रिप्रोड्यूस कर चुका है, उसके बाद में उसकी एजिंग हो गई है, और एजिंग होने के बाद में उसमें गैमेट फॉर्मेशन बंद हो गया होगा, या उसके एडेप्टेशंस हैं, फीचर्स हैं, वो कमजोर हो गए होंगे, तो वो अब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वो एज कहलाती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो प्री एंड पोस्ट के बीच में एक ड्यूरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव एज या रिप्रोडक्टिव फेज। तो हमने देखा कि यहाँ पे 30, 50 एंड 20, तो ये हमारे पास जो स्टार्टिंग के 30 हैं, ये छोटे बच्चे हैं रैबिट के, यानी कि ये प्री वाले हैं, प्री रिप्रोडक्टिव। इसके बाद में ये जो है दे आर रिप्रोडक्टिव और दे आर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यस, अब देखा जाए तो जो 50 हैं जो रिप्रोडक्टिव फेज में चल रहे हैं, पॉपुलेशन का भविष्य, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि बात केवल यहां तक नहीं है कि आज क्या है, हमें तो ये भी पता लगाना होता है, या सब्जेक्ट का ये भी एक एरिया है कि हमें उस पॉपुलेशन का भविष्य भी नजर आना चाहिए कि उस पॉपुलेशन के साथ आने वाली टाइम में क्या होने वाला है। तो हम इससे बता सकते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है
वो फ्यूचर किन पे डिपेंड कर रहा है? इन पे नहीं कर रहा है। जो 20 है दे आर गोइंग टू डाई, इनको तो केवल इनकी डेथ होनी है, राइट? इनका पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में कोई रोल नहीं है। अल्टीमेटली हम बार बार पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की बातें बोल रहे हैं, पॉपुलेशन को डिक्रीज करने वाली बातें नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि पूरी पॉपुलेशन का या पूरी स्पीसीज का मकसद क्या है? नंबर को मेंटेन करना, नंबर को बढ़ाना। तो नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, पूरी पॉपुलेशन चाहती है कि खूब सारे हो जाएं, स्पीसीज भी यही चाहती है, और ऑर्गेनिज्म भी खूब सारे बच्चे पैदा करना चाहता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना चाहता है। तो नंबर को इंक्रीज करने में इन 20 का कोई भी रोल नहीं है। दूसरी साइड में अगर हम देखें तो ये 30 जो हमने स्टार्टिंग में ले रखे हैं, इनका भी अभी लाइफ इतना छोटा है, इनकी एज इतनी छोटी है कि दे आर नॉट कैपेबल टू परफॉर्म रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म, कि ये रिप्रोड्यूस करें तो गे, लेकिन पहले इनको मैच्योर होना है, अभी तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इमीडिएट जो फ्यूचर है, आने वाला जस्ट जो टाइम है, नियर बाय जो फ्यूचर है, उसमें नंबर को बढ़ाने में ये प्री वाले भी काम नहीं कर रहे। तो हमारे पास केवल क्या बच रहा है कि रिप्रोडक्टिव फेज में जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन किस प्रकार से बढ़ने वाली है। पॉपुलेशन साइज में जो इंक्रीजमेंट आएगा या उसमें डिक्रीजमेंट आएगा, ये सब डिपेंड करता है कि उसकी रिप्रोडक्टिव फेज में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितना है। इतना ही नहीं, इसके साथ में एक चीज और आप जोड़ दीजिए कि ये तो हम समझ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन वाले ही रिप्रोड्यूस करेंगे, पोस्ट और प्री वाले नहीं करेंगे। बट रिप्रोडक्टिव फेज में, जैसे कि यहाँ पे आपने कहा कि 50 रैबिट रिप्रोडक्टिव फेज में चल रहे हैं, तो 50 के 50 रिप्रोड्यूस किस प्रकार से करेंगे? क्या ये 50 रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है? क्या ये इफेक्टिव पॉपुलेशन है? क्योंकि आपके साथ मैंने पहले एक बात की है कि पॉपुलेशन के अंदर भी हम क्या देखते हैं? इफेक्टिव पॉपुलेशन, जिसको हमने किससे डिनोट किया था? एन ई। तो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज विल बी ए मैटर ऑफ सेक्स रेशियो, कि केवल कहने से कि 50 हैं, 50 के 50 रिप्रोड्यूस करेंगे, नंबर को बढ़ा देंगे, ये बात इतनी सही नहीं है। तो क्या है, अब आपको देखना पड़ेगा कि 50 के अंदर सेक्स रेशियो क्या है, और उस सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हम उसकी इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज निकालेंगे, और वो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज बाद में पॉपुलेशन की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज जो भी पैटर्न है उसके लिए काम करेगी। तो ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो पूरा जो लाइफ है उसके अंदर हम प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव का जो सिग्निफिकेंस है उसको कैसे समझें, कि उसका महत्व क्या है। यानी कि सारी जो लाइफ है, लाइफ तो उसकी टोटल है, यानी कि चाहे हम पूरे 100 को लें तो ये 100 रैबिट पॉपुलेशन तो बनाते हैं, लेकिन पॉपुलेशन को फ्यूचर जो आ रहा है उसका साइज के रिलेशन में पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, उस मकसद से पूरे 100 बराबर काम के नहीं है। उसमें क्या देखा कि ओनली 50 काम के हैं, और 50 भी कितने काम के होंगे ये फिर दूसरी बात पे और डिपेंड करता है कि सेक्स रेशियो के मामले वहां पे किस प्रकार से हैं। तो ये चीजें हमारी यहाँ पे इतनी क्लियर हुई कि हम ये समझ चुके कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव फेज में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है पॉपुलेशन का फ्यूचर। और फ्यूचर का मतलब पॉपुलेशन साइज इन द नेक्स्ट इमीडिएट फ्यूचर, कि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन साइज किस प्रकार से होगी, उसमें कमी आएगी, बढ़ोतरी आएगी, ये डिपेंड करेगा कि रिप्रोडक्टिव फेज में कितने ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं कि ये एज स्ट्रक्चर पिरामिड्स हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। ओके, तो एज स्ट्रक्चर पिरामिड्स को हम जब डिजाइन करते हैं, जैसे हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स को डिजाइन किया था, तो हमने ध्यान रखा था, क्या ध्यान रखा था वो चीज आपको पता होनी चाहिए। आप जब रिकॉल करें तो आपको याद आना चाहिए कि हम वहाँ पे जब हमारे पिरामिड को डिजाइन करते हैं या बनाते हैं, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखी जाती है कि हम सबसे नीचे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उसके बाद में फर्दर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ऐसे
ट्रॉफिक लेवल्स का जो क्रमबद्ध तरीका होता है, उसी क्रमबद्ध तरीके के अकॉर्डिंग, चाहे तो हम नंबर की बात कर रहे हो या बायोमास की कर रहे हो या एनर्जी की कर रहे हो, उनको डिजाइन किया जाता है, तब जाकर के हमारा एक शेप बनता है और वो शेप हम पिरामिड के रूप में काउंट करते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे जब एज स्ट्रक्चर के पिरामिड बनाएंगे तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है? जो हमने अभी बातें की कि सबसे नीचे हम क्या रखेंगे, सबसे नीचे हम लेंगे, जैसे हम तीन पार्ट में हमने लाइफ को लिया था, सबसे नीचे हम लेंगे प्री रिप्रोडक्टिव फेज में, कि प्री में कितने हैं, दिस इज द प्री रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव में कितने हैं और फिर पोस्ट में कितने हैं। तो प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एजेस, इनको हम क्या बोलेंगे, ये सब एज हैं, एज। तो रिप्रोडक्टिव एज में कितने हैं वो बीच में लेने पड़ेंगे, पोस्ट वाले सबसे ऊपर लेने पड़ेंगे और प्री वाले सबसे नीचे लेने पड़ेंगे। तो ये हमारा अरेंजमेंट। राइट, चलो हम बात करते हैं। सपोज हम एक ऐसा केस लेते हैं जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव में सबसे ज्यादा बहुत सारे हैं, रिप्रोडक्टिव में भी काफी सारे हैं और पोस्ट के अंदर थोड़े कम है। जैसे कि हम इस चीज को बहुत ही थोड़ा सा फैमिलियर सा बना लें तो हम जैसे इंडिया की पॉपुलेशन को ले लेते हैं। इंडिया के अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी बात करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन, तो अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो उस पॉपुलेशन के अंदर क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का फिगर से हमें कोई मतलब नहीं है, संख्या कितनी है उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपको तो 3 टुकड़ों में देखना उस पॉपुलेशन को कि क्या यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ज्यादा हैं या रिप्रोडक्टिव एज वाले ज्यादा हैं या पोस्ट वाले। सबसे ज्यादा कौन से हैं, कौन से एज वाले सबसे ज्यादा है? आप में से कोई भी आंसर दीजिए। प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ज्यादा हैं, यस, यानी कि सबसे बड़ा नंबर इनका है। प्री रिप्रोडक्टिव वाले बहुत सारे हैं और इसके बाद में अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव एज वाले, वो इनसे कम है। और उसके बाद में अगर हम बात करें पोस्ट वाले तो वो इनसे भी कम है। यानी कि अगर हम इन चीजों को मिलाएं हमें क्या मिल रहा है, यानी कि सबसे नीचे यहाँ पे ये प्री वाले हैं, ये बहुत सारे हैं। इसके बाद में जो रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं वो कम है और जो पोस्ट वाले हैं वो और भी कम है। देखो वहां आप बोल रहे थे पिरामिड को कि सीधा बनता है, उल्टा बनता है, अपराइट है, इन्वर्टेड है, ऐसे नाम आप बोल रहे थे। यहाँ पे हम ऐसी बातें नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे पिरामिड विथ ब्रॉड बेस। पिरामिड विथ ब्रॉड बेस, कि जिसका बेस जो नीचे से बहुत चौड़ा है, ऐसा पिरामिड बना हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने जिस पॉपुलेशन की बात की उस पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले बहुत हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले बहुत हैं उनसे थोड़े से कम कौन है? रिप्रोडक्टिव एज वाले। और पोस्ट वाले और भी कम है। अब जैसे एक तो अपन सिंपली कह देते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जब आप निबंध लिखते हैं तो उसमें तो विस्फोट वर्ड भी यूज कर लेते हैं कि विस्फोटक तरीके से बढ़ रही है। तो आपको अब इकोलॉजी वाली फील्ड में जो एज स्ट्रक्चर पिरामिड हमने बना दिया, क्या इसमें आपको कहीं दिख रहा है कि विस्फोट कहाँ है? आप इसमें कहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे कहाँ लग रहा है आपको कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है? प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले तो वो है जो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, वो तो बच्चे हैं बेचारे भी, वो तो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये तो युवा शक्ति है।
देखिए, आपको कैसे देखना है कि पॉपुलेशन को बढ़ाने में नंबर वन तो इनका काम है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये तो टाइम वन की बात है ना, टाइम वन के ऊपर तो आपका पिक्चर ऐसा है, लेकिन टाइम टू पे क्या होने वाला, टाइम टू के ऊपर ये रिप्रोडक्टिव एज वाले कहाँ पहुंच जाएंगे, पोस्ट में, राइट, और प्री वाले कहाँ पहुंच जाएंगे, रिप्रोडक्टिव में, और पोस्ट वाले कहाँ पहुंच जाएंगे, डेथ में। थोड़ी मैंने तो ऊपर पहुंचाया इनको, राइट, यानी कि ये खिसकेंगे अब, जो प्री में थे वो अब एज के साथ मैच्योर हो गए तो वो रिप्रोडक्टिव में चले जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अगले टाइम के ऊपर अब जितने रिप्रोडक्टिव में हैं उनसे कई गुना ज्यादा रिप्रोडक्टिव में आएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगा रखी है कि हम दो हमारे दो, राइट, तो अब तो हम दो और हमारे एक, ऐसा कर देना चाहिए ताकि ये विस्फोट है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसी पॉपुलेशन जिनका बेस ब्रॉड होता है वो तेजी से ग्रो करेंगे। इनकी ग्रोथ कैसे आएगी, फास्ट, फास्ट। समझ रहे हैं बातों को कि आज आपने पिरामिड बना दिया, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा कि प्री वाले रिप्रो में जाएंगे, रिप्रो वाले पोस्ट में जाएंगे और पोस्ट वालों की डेथ हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन देने वाले रिप्रोडक्शन फेज वाले कौन होते हैं, कंट्रीब्यूशन देने वाले। तो कंट्रीब्यूशन देने वाले और ज्यादा, जब उनके बच्चे होंगे वो और ज्यादा, हर बार और ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आ रहा है कि पॉपुलेशन साइज आने वाले टाइम में हम क्या देखेंगे कि ये बेस और चौड़ा हो जाएगा, उससे आगे फिर ये और चौड़ा हो जाएगा, यानी कि ये पॉपुलेशन तो इस प्रकार से बढ़ते ही चली जाएगी। दिस इज द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो जो फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशंस होती हैं उनके लिए एज स्ट्रक्चर पिरामिड कैसा बनेगा, विथ ए ब्रॉड बेस। कैसा बनेगा, विथ ए ब्रॉड बेस, ब्रॉड बेस भी बनेगा। और एक दूसरी खास बात और ध्यान रखिए कि वहां पे प्री रिप्रोडक्टिव वालों का नंबर रिप्रोडक्टिव वालों से बड़ा होता है। जैसे रिप्रोडक्टिव वाले तो इतने ही थे, इतने, लेकिन प्री वाले क्या हैं, उनसे ज्यादा हैं, ये इतने ज्यादा हैं उनसे, तभी तो नीचे से ब्रॉड हुआ है ना, राइट। तो ब्रॉड बेस होगा और रिप्रोडक्टिव फेज में जितने हैं उनसे ज्यादा होंगे, कहाँ पे, प्री के अंदर। तो प्री वाले ज्यादा होंगे, यानी कि यहाँ पे यंग पॉपुलेशन बड़ी होगी, यंग पॉपुलेशन ज्यादा होंगी, यानी कि जो प्री वाले हैं उनका नंबर ज्यादा होगा। क्या ऐसा होने के लिए किन्हीं चीजों की जरूरत है, क्या कोई भी पॉपुलेशन का पिरामिड ऐसा बन सकता है। जैसे मैं बात करूं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का मतलब जैसे गोडावन की बात करूं तो गोडावन राजस्थान के अंदर एक बहुत ही संकटग्रस्त पक्षी है, तो उसके वो तो संकटग्रस्त है बेचारा। जैसे यहाँ पे मैं रोहिड़ा के प्लांट्स की बात करूं कि टिकोमेला एंडुलाटा जो आपका राज्य पुष्प है, अगर हम खेजड़ी की बात करें तो उनके नंबर तो कम हो रहे हैं, उनके नंबर तो ऐसे ग्रोथ नहीं कर रहे, तो उनके नंबर कम हो रहे हैं। तो क्या सभी के लिए पॉपुलेशन को फास्ट ग्रोथ कर पाना संभव होता है, या कोई भी कोई भी पॉपुलेशन तेजी से ग्रोथ कब कर सकती है, जब क्या हो, हाँ, ऐसा तभी हो सकता है जब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो। रिसोर्सेज का मतलब चाहे सरवाइव करने वाले हो चाहे रिप्रोड्यूस करने वाले हो, ये रिसोर्स अगर किसी को बहुत अच्छे से मिल रहे हैं तो वो तेजी से अपनी ग्रोथ कर सकता है, यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशंस जिसके लिए सपोर्टिव होती हैं वो अपनी ग्रोथ को तेजी से ला सकता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ ऐसी पॉपुलेशन भी हो सकती है जो धीरे धीरे जिनका नंबर कम हो रहा है, जैसे कि हम बात करें टाइगर की या एसिटिक लॉयन की, तो इनका नंबर तो बढ़ नहीं रहा है, इनका नंबर तो कम हो रहा है। तो वहां पे एक जो सैप बनेगी वो सैप एक रिवर्ट प्रकार की भी बन सकती है,
जैसा कि हम बात करें, ऐसे पिरामिड भी बन सकते हैं। अगर हम इनको देखें तो यहाँ पे ये पोस्ट वाले हैं, ये रिप्रोडक्शन वाले हैं, और ये प्री वाले हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे प्री वालों का नंबर, जैसे प्री वालों का नंबर अगर हम यहाँ पे देखें तो इतना सा है, तो प्री वालों का नंबर रिप्रोडक्शन वालों से कम हो गया, इतना कम हो गया। जहाँ पे प्री रिप्रोडक्शन फेज वाले ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में जितने चल रहे हैं उनसे कम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रिप्रोडक्शन में चल रहे हैं उन्होंने रिप्रोड्यूस कम किया है। नीचे वाला छोटा कब होगा? इनके बच्चों की संख्या या छोटी उम्र वाले जीवों की संख्या कब कब होगी? कम कब होगी? जब इन्होंने रिप्रोड्यूस कम किया है। और अब आप बता सकते हैं कि इन्होंने रिप्रोड्यूस कम क्यों किया है? क्योंकि उनको रिसोर्सेज नहीं मिले होंगे, या तो सरवाइव करने में दिक्कत आई है या इनको रिप्रोड्यूस करने में दिक्कत आई है। तो अगर रिसोर्सेज जिनके लिए सुटेबल नहीं है वो या तो सरवाइव करने में पीछे रह जाएंगे या वो रिप्रोड्यूस करने में पीछे रह जाएंगे। तो क्या होगा? वो जितने बनाएंगे उनका नंबर वो जितने हैं उनसे भी कम हो जाएगा। अगर यही पैटर्न चलता रहा आने वाले टाइम में, जैसे ये T1 की बात है, अगर T2 में भी ऐसा ही हुआ तो क्या हुआ? अगली बार रिप्रोड्यूस करने वाले और कम, उससे अगली बार और कम, और उससे अगले वाले टाइम में और भी कम नंबर हो जाएगा। यानी कि ऐसी पॉपुलेशन क्या हो जाती है? धीरे धीरे श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ रही है। यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जिनका नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है, हो सकता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन सपोर्टिव नहीं है, हो सकता है कि उनका शिकार ज्यादा हो रहा है, हो सकता है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रहा है, हो सकता है कि पॉल्यूशन से वो बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी रीजन तो बहुत सारे हैं कि रिसोर्सेज से फायदा यहाँ और यहाँ क्यों नहीं हो रहा। कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन नहीं हो रहा, तो असर क्या आएगा? एज स्ट्रक्चर पिरामिड की बात करेंगे तो वो कैसे मिलेंगे हमें? आयरन सैट जो मटका होता है, मटका कैसा होता है? मटका ऐसा होता है, उल्टा मटका। ऐसी पॉपुलेशन है, यानी कि यंग का नंबर रिप्रोडक्टिव वालों से बहुत छोटा हो जाएगा। तो दिस इज द रिवर्ट। जो ब्रॉड बेस वाली है ये नैरो बेस वाली है। ब्रॉड बेस वाली एक्सपैंड हो रही है, वो फैल रही है, और नैरो बेस वाली श्रिंक हो रही है। कंजर्वेशन की बात करें या संरक्षण की बात करें तो जो एक्सपैंड हो रही है उनको कंट्रोल करने की जरूरत होती है। जैसे विलायती बबूल है, एक्सपैंड हो रही है, कांग्रेस ग्रास है, एक्सपैंड हो रही है। तो जो फैल रहे हैं बेवजह फैल रहे हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन फैल रही है, कंट्रोल करने की जरूरत है। और दूसरी साइड में जिनका नंबर कम हो रहा है, जैसे कि आपके संकटग्रस्त पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनका नंबर कम हो रहा है। उनको संरक्षित करने की जरूरत है, उनको बचाने की जरूरत है। तो ऐसी पॉपुलेशन जिनका एज स्ट्रक्चर पिरामिड आर्म सैड बनता है या नैरो बेस वाला बनता है, दे आर ऑफ द फोकस फॉर कंजर्वेशन, कि उनको कंजर्वेशन के लिए प्रायोरिटाइज किया जाता है, उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये नीचे से बेस और संकरा होता होता अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब ऐसे जीव अब नहीं पाए जाते, यानी कि अब रिप्रोड्यूस करने के लिए अगली बार कोई नहीं होगा। तो दैट पॉपुलेशन विल बी गो फॉर एक्सटिंक्शन, कि वो पॉपुलेशन हमेशा हमेशा के लिए उस एरिया से विलुप्त हो जाएगी। तो एक था एक्सपेंड, नेचर में क्या चाहिए? दैट शुड बी कंट्रोल। एक ऐसे हैं जिनका नंबर कम हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए? उनको कंजर्व करना चाहिए। इसके बाद में इनकी बीच वाली सिचुएशन भी हो सकती है। बीच वाली सिचुएशन में क्या आएगा? दैट आर कॉल्ड स्टेबल पॉपुलेशन। उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेबल। स्टेबल स्टेबल का मतलब ये हो गया कि अब जितना नंबर है उतना ही नंबर आने वाले टाइम में रहेगा,
और उससे आने वाले टाइम के अंदर भी उतना ही नंबर रहेगा। तो हम देखें तो उनका पिरामिड कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर हम बात करें तो स्टेबल कब होगा, जब नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव। तो बिल्कुल से बराबर नंबर होगा, रिप्रोडक्टिव वाले जितने हैं उतने ही कौन होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव वाले। तो अगर प्री एंड रिप्रो का नंबर बराबर हो, ये तो पोस्ट वाले हैं, तो सच पॉपुलेशंस आर कॉल्ड एज स्टेबल पॉपुलेशन। हाँ, स्टेबल पॉपुलेशन का मतलब ये हो गया कि जितने अब रिप्रोडक्शन में हैं आने वाले टाइम में उतने ही मिलेंगे, फर्दर नेक्स्ट टाइम में भी उतने ही मिलेंगे। यानी कि इन पॉपुलेशंस को अगर हम थोड़ा सा इनसे क्या समझें या इन चीजों से हमें समझ में और क्या आ सकता है, अगर हम उन चीजों को देखें तो स्टेबल पॉपुलेशन का मतलब ये है कि ये अंडर प्रेशर चल रही है। हालांकि प्रेशर तो आयरन वाले में तो बहुत भयंकर प्रेशर था, यहाँ पे तो पॉपुलेशन का नंबर कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे भी प्रेशर इतना है कि नेटेलिटी और मोर्टेलिटी लगभग बराबर से हैं, कि जितने पैदा होते हैं उतने ही मर जाते हैं, तभी तो पॉपुलेशन है वो लगभग स्टेबल जैसी रह पा रही है। अगर कंडीशन फ्यूचर में फेवरेबल हुई, अगर कंडीशन फ्यूचर में फेवरेबल हुई तो ये वाली सैप किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रॉड बेस में। और अगर कंडीशन फ्यूचर में अनफेवरेबल हो गई और भी खराब हो गया अगर कंडीशंस, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नैरो बेस में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि एक प्रकार का एडजस्टमेंट है कि जब तक चीजें प्लस और माइनस वाली बिल्कुल ठीक ठीक काम कर रही है, ये अपना नंबर मेंटेन किए हुए है। अगर इनके अडेप्टेशन कमजोर पड़ गए, या हो सकता है कि इनके ऊपर डिजीज आ गई कोई, या इनका प्रेडेशन ज्यादा होने लग गया, या किसी प्रकार के टॉक्सिक से इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आने लग गया, उस टॉक्सिक का लेवल बढ़ने लग गया नेचर या सराउंडिंग के अंदर, तो वो नैरो बेस भी हो सकती हैं। अगर उनके लिए कुछ सपोर्टिव हो गया, जैसे कि उनको प्रिडेट करने वाले खत्म हो गए, या उनके लिए जो हार्मफुल इंसेक्ट्स वगैरह थे वो उनके कम हो गए, डिजीज उनके कम हो गए, तो उस वाले केस में इनका नंबर फर्दर बढ़ भी सकता है। यानी कि आप जैसा कि हम कह रहे थे कि पॉपुलेशन साइज जो फ्लक्चुएट करती है, वैसे एज स्ट्रक्चर पिरामिड हम बना तो सकते हैं, लेकिन एज स्ट्रक्चर पिरामिड्स आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल, कि ये भी फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी का अनसेफ बन गया तो अब ये अनसेफ रहेगा। अगर हमने उनको कंजर्व करना चालू कर दिया, उनको जो सपोर्टिव कंडीशंस हमने क्रिएट कर दी, जैसे कि इन सीटू कंजर्वेशन, नेक्स्ट इशू कंजर्वेशन, तो वहां जाकर के हम देख सकते हैं कि वो बाद में स्टेबल भी हो सकते हैं, और स्टेबल के बाद में वो एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और जो एक्सपेंड कर रही है वो हो सकता है कि बाद में जाकर के स्टेबल हो जाए और आगे जाकर के वो श्रिंक भी होने लग जाए। तो पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, जिस समय हमारा कंसर्न चल रहा है, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर क्या स्थिति है उसको हम कैटेगराइज कर लेंगे, 3 टुकड़ों में ले लेंगे, प्री वाले, रिप्रोडक्टिव वाले और पोस्ट वाले। उसके आधार पे हमारा जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आएगा, कि हम उसका जो डिजाइन तैयार करेंगे, उस डिजाइन के आधार पे हम कह सकते हैं कि वो ब्रॉड बेस वाला है, वो नैरो बेस वाला है, या वो स्टेबल पॉपुलेशन वाला है। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द एज स्ट्रक्चर पिरामिड्स, जिनको आपको स्टडी करना होता है। और जो आपकी एग्जामिनेशन होती है, जब आप अपने एनुअल एग्जामिनेशन में जाएंगे तो वहाँ पे एक शॉर्ट नोट के अंदर इनको पूछा जाता है। तो एक शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं कि आपको बहुत ही साफ सुथरे 3 पिरामिड बनाने होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स पॉपुलेशंस वाइज आपको इनके एग्जाम्पल्स देने होते हैं। इनसे आप क्या समझते हैं? देखिए होता क्या कि ठीक है, आपने समझ लिया, आपको सारी बातें क्लियर हो गई, आपको अब इसके बारे में कुछ पूछा जाए तो आप उसके आंसर देने की स्थिति में भी हैं। लेकिन जब आप इसका आंसर लिखते हैं, या जब आप एग्जाम के अंदर अपना आंसर बुक तैयार करते हैं, तो वहाँ पे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से डालनी चाहिए। हर एक पिरामिड का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मैसेज क्या है, उससे एक्स्ट्रा बातें और क्या समझ सकते हैं, ओवरऑल तीनों पिरामिड के लिए कॉमन बातें क्या हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी सिंथेटिक चीजें होती हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलती हैं, जो आपको किसी टीचर ने नहीं बताया होता है, लेकिन फिर भी आप समझ जाते हैं उन चीजों को। उनको आप कलेक्ट कीजिए और अपने आंसर के अंदर उन चीजों को बहुत ही एक सलीके से डालिए, एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप उनको डालिए बहुत ही क्लियर, नीट एंड क्लियर
बहुत ही साफ सुथरे और लेबल्ड डायग्राम आप बनाइए और कंपेरेटिव डायग्राम बनाइए कि तीनों डायग्राम को आप एक साथ एक ही जगह पे दिखाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका प्रेजेंटेशन है वो भी बढ़िया तरीके से आए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आई होप आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया होगा और चीज़ें बहुत सिंपल थी, इसलिए मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ गई होंगी और आप उसके वीडियो को दोबारा से यूज़ करके और बिल्कुल इसको क्लियर करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका होना ही चाहिए। और नेक्स्ट अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी क्या होता है कि कई बार इनका जो लॉजिक्स हैं कि इनके अंदर जो बातें आपने थ्योरेटिकली या सब्जेक्ट वाइज समझी हैं उनसे जुड़े हुए कुछ लॉजिकल बातें भी कई बार ट्यूशन की भाषा के रूप में डाली जाती है और ट्यूशन उनसे बनाया जाता है। तो ऐसी चीज़ें भी आप आराम से कर पाएँ तो बेटर है कि आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा बहुत ही अच्छे से रिवाइज करें, फोकस करें और अपने प्रॉपर नोट्स हैं उनको आप तैयार करें। ओके देन, थैंक यू सो मच।